अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी तलखियां बदस्तूर बरकरार हैं और मजमूई सियासी माहौल में बदएतमादी की फ़ज़ा वाज़े तौर पर महसूस की जा रही है। ताहम इसके बावजूद हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए राज़ी है। इसी तनाजुर में हालिया दिनों में हुकूमती सतह पर बज़ाहिर लचक का मुजाहरा भी सामने आया है। इस लचक की एक नुमाया मिसाल बानी PTI से मुलाकातों के मामले में नरम रवैया इख्तियार करना है। गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात कराई गई, जो जेल ज़राए के मुताबिक तकरीबन 45 मिनट तक जारी रही। मज़ीद ये कि इस मुलाकात के बाद ये इंदिया भी दिया जा रहा है कि पार्टी रहनुमाओं और बानी PTI की बहनों को भी उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है, जिसे सियासी हलकों में एक मस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी की है कि वो तहरीक इंसाफ से रब्ता करें। इतलात के मुताबिक अगर अपोजिशन मुज़ाकरात के इस अमल पर आमादगी जाहिर करती है तो स्पीकर कौमी असम्बली फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब करेंगे। यूँ हुकूमत की जानिब से यह पैगाम दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर सियासी रस्साकशी का खात्मा करे। काबिल गौर पहलू यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इससे कबल PTI के नाजायज़ मुतालबात पर मुज़ाकरात करने को वाज़े तौर पर मुस्तरद कर चुके हैं, लेकिन अब इसके बावजूद वज़ीर ममलिकत तारिक फजल चौधरी के हालिया बयान ने सूरत हाल को नए जाविये पर ला खड़ा किया। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि अगर तहरीक इंसाफ स्पीकर के चैम्बर में आकर बातचीत के लिए तैयार हो तो फिर हर मामले पर मुज़ाकिर है। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है और तारिक फजल चौधरी के बयान का मतलब देखें तो ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की रिहाई के हवाले से भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इस हवाले से हुकूमत भी मुमकिना तौर पर मशरूत तौर पर ही मामला तय कर सकती है। बहरहाल हुकूमत की जानिब से ये कहना कि तहरीक इंसाफ अगर मुज़ाकरात करती है तो हर मसले का हल निकल सकता है, ये बज़ाहिर एक खुशाइंद और मस्बत इशारा है, लेकिन तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हुकूमत को उस वक्त मुज़ाकरात याद आ जाते हैं जब PTI एहतजाज या फिर तहरीक चलाने निकलने लगती है। और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का इशारा 8 फरवरी के एहतजाज की तरफ है और ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे हुकूमत इस एहतजाज से खौफज़दा होकर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहती है। शायद यही वजह है कि स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश के बावजूद अपोजिशन ने हुकूमत से अब तक कोई राब्ता नहीं किया। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ को अपने चैम्बर में आने की दावत दी और हुकूमती वफ़द स्पीकर अयाज सादी की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत एक कदम पीछे हट रही है, लेकिन दोनों फरीकैन में बदएतमादी की फ़ज़ा इस वक्त वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, तभी मुज़ाकरात का माहौल नहीं बन पा रहा। और बैरिस्टर अली ज़फ़र भी ये बात बड़े यकीन के साथ कह रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत और आप में मुज़ाकरात का कोई माहौल नहीं है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की हामी है, लेकिन मुज़ाकरात की कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही। अब ताली तो दोनों हाथों से बचती है, इसी तरह मुज़ाकरात भी एक फ़रीक अकेला तो नहीं कर सकता, इसके लिए दूसरे फ़रीक का राज़ी होना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन हालात और वाक़यात ये बता रहे हैं कि अपोजिशन इस वक्त मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। यहाँ तक कि महमूद खान अचकज़ई, जिनको बानी PTI की जानिब से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का मैंडेट मिला है, वो भी मुज़ाकरात से इनकारी दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान किया है, मुज़ाकरात इस पार्लियामेंट्री करने के लिए होंगे, अगर मजबूर किया गया तो हम असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। महमूद खान अचकज़ई के इस बयान से तो ये तासुर उभर रहा है कि वो हुकूमत से नहीं बल्कि इदारों से बैकडोर राब्तों के जरिए अपना रास्ता सीधा करना चाहते हैं, जबकि सलमान अकरम राजा कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ने 5 बड़ों की बात की है, लेकिन ये तय है कि बानी PTI के बगैर कोई मुकालमा आगे नहीं बढ़ सकता। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को अवामी ताकत का मुजाहरा करके एक और सियासी रिस्क लेना चाहती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाती है तो फिर इसका वोट बैंक मुतासर हो सकता है। ज़ाहिर है बानी PTI तो दो टोक अंदाज में कह चुके हैं कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब ऐसे में अगर वो सियासी यूटर्न लेते हैं तो अवामी साख मुतासर हो सकती है, जबकि कई हुकूमती रहनुमाओं को यह ख्याल है कि बानी PTI अगर मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो गए तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ हमारी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हुज़ैफ़ा रहमान साहब का क्या कहना था, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। और बानी तहरीक इंसाफ ने उन्हें कोई ऐसा अख्तियार नहीं दिया, सिर्फ उन्हें आगे इसलिए किया कि वो हमें एंगेज करें और जब बानी का दिल चाहे वो कह दे कि जी मैंने थोड़ा कहा था कि इनसे मुज़ाकरात करें, या मेरा कोई वीडियो बयान आया हो, या इवन के अगर वो कोई बात ऐसी कर दे जो बानी को ग्रां गुजरे तो बानी अपना नैरेटिव बचाने के लिए मरो और महर्दों की पॉलिसी की वजह से वोटर साथ खड़ा हुआ है ना। जब आप हमारे साथ मेज पर बैठेंगे तो वोटर क्यों खड़ा होगा आपके साथ? तो आप फौरन पीछे हटने की गुंजाइश रख रहे हैं। बेसिकली बुनियादी तौर पर बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ अगर मुज़ाकरात में संजीदा है, अपनी जमाती किसी रीजनेबल आदमी को अख्तियार दें और उससे हम बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। इस वक्त वफाकी वज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेलदास कुस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खेलदास कुस्तानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ क्या हुकूमती रवैये में कोई लचक आई है या कहा जाए कि एक कदम हुकूमत पीछे हटी है? बहुत शुक्रिया। देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 12 इनको मुज़ाकरात के लिए पेशकश की है और आखिरी उन्होंने काबीना के इजलास में इनको
मुज़ाकरात जो इन्होंने खुद एलामिया जारी किया, जो इनके लीडरशिप जो दस्तयाब है उनकी तरफ से जो आवाज़ें आ रही थी उसके जवाब में वज़ीर आज़म इनको कहा। मगर मसला ये है कि किसी के पास इख्तियार नहीं है, जो दस्तयाब क़यादत है या जो इत्तेहाद है जिनका एलामिया जारी हुआ, तो ये जमात जो एक फसादी टोला है वो उनके पास मुझे आप बताएं कि एलामिया में महमूद खान अजीज़ कहते हैं कि बातचीत की जाए, उसी दिन उसकी बहन जो है बानी पीटीआई की अलीमा बाजी कहती है कि जो बात करेगा वो बानी का साथी नहीं है, किसी को इख्तियार नहीं है। तो बैरिस्टर गोवर साहब बेबसी का जो इजहार करते हैं, जो पार्टी के चेयरमैन है, उसको अगर पार्टी का चेयरमैन जिसको आपने लगाया उसको इख्तियार नहीं देते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो इनका पार्लियामानी लीडर है उसको चीफ व्हिप को इख्तियार नहीं है, तो हुकूमत किससे बात करे? नहीं, लेकिन खेलदास कुसारी साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि 5 बड़े बैठ जाएं, जाहिर है 5 बड़ों में तो बानी पीटीआई भी हैं, इमरान खान साहब भी हैं, तो इमरान खान के बगैर तो पीटीआई कहती है बातचीत नहीं हो सकती। तो क्या इमरान खान को लूप इन करने के लिए भी हुकूमत संजीदा है? इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? जैसा कि गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के माबैन रिपोर्टेडली मुलाकात हुई है और रिपोर्टेडली 45 मिनट तक मुलाकात जारी रही है, तो क्या बानी पीटीआई को भी शामिल करने का कोई प्लान है? देखें, बतौर जमात मुस्लिम लीग नून की एक ख्वाहिश है कि बानी पीटीआई सरेंडर करे जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिशें की, सरेंडर करे जो 9 मई में उन्होंने किया उसके लिए सरेंडर करे उसके लिए जो उन्होंने एक्स पे जो आखिरी उसकी पोस्ट चली है या एक्स पे जो उनके हैंडल जो उनकी उसका पैगाम पाते हैं। तो ये जो बानी पीटीआई जिस रास्ते पे खड़े हैं, हमारी तो ख्वाहिश है कि वो सियासतदान बने। वो किस रास्ते में? वो तो अभी जेल में है सर, कहाँ खड़े हैं वो? तो सरेंडर का मतलब क्या होता है सर? सरेंडर ये है कि 9 मई में जो कुछ उसने किया है, क्या किसी कोई जमात का लीडर को ये कर सकता है? कोई नहीं, तो 9 मई में जो किया है बानी पीटीआई ने, आप सजा दे दे। जिनके सजाएं हुकूमत का देना काम नहीं है, अदालतों का काम है। जिनके जैसे जैसे केसेस फाइनल हुए हैं, आपने देखा सजाएं आई है। बानी पीटीआई को भी जो GHQ हमले केस में या 9 मई में जो उसकी मतलब वो अदालतों का काम है। नहीं, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है वो क्या कह रही है 9 मई को लेके? बानी पीटीआई पर एक चार्जशीट तो हुकूमत सामने रखती है, लेकिन प्रोसिक्यूशन क्या कोई तगड़ी नहीं है? क्या कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है बानी पीटीआई के अगेंस्ट? बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी तक कोई अमली कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी सर? मैं यही कह रहा हूँ, सजाएं देना अदालतों का काम है। मास्टरमाइंड है, कोई राज नहीं है, 9 मई छुपा हुआ राज नहीं है जो जिसपे देखा जाए क्या। नहीं, लेकिन प्रोसिक्यूशन तो आपका काम है ना सर? जी बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि जो 9 मई के सारे किरदार है, एक एक होकर सबको सजाएं हुई है। जो मास्टरमाइंड बानी पीटीआई है वो से बरी नहीं है, वो उसको सजाएं आएगी, उसको सजाएं देना अदालतों का काम है। हमारा जो जिस इदारे का काम है वो करेंगे। नहीं सर, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि प्रोसिक्यूशन का काम है ना कि केस इतना तगड़ा हो, सब्सटेंशियल एविडेंसेस सामने रखिए अदालत की, अदालत सजा क्यों नहीं देगी? बिल्कुल, ये जो आप भरमा रहे हैं ये जरूर इसका फैसला होगा और ये कैफर किरदार तक बानी पीटीआई 9 मई में जरूर पहुंचेंगे। उनको सजा जो जुर्म उन्होंने किया है, जो मास्टरमाइंड है जिसके कहने पे ये सब कुछ हुआ है, उसको सजा जरूर होगी। जिन्होंने किया है, जो लोग मुलविस है, उसको भी सजा हुई है और बानी पीटीआई को भी होगी। मैं यही कह रहा हूँ कि बानी पीटीआई अगर 9 मई किया है, अभी भी उस रास्ते पे खड़े हैं, सरेंडर नहीं करता है। अगर सरेंडर नहीं करता है, माफी नहीं मांगता है, बात वो तस्लीम नहीं करता है, तो मुझे बताएं कि क्या वो सियासतदान है? बिल्कुल नहीं। सरेंडर किसके सामने करना है सर? सरेंडर किससे करना है, किसके सामने करना है, माफी किससे मांगनी है? सरेंडर देखें, सरेंडर कौम के सामने करना है कि मैंने जो 9 मई को किया है, मैं इसकी ये हमसे जो भी या गलती हुई है या जानबूझ के किया है। आप देखें, जो असला उठाने वाले हैं वो भी जब असला सरेंडर करते हैं, बलूचिस्तान हो या सिंध में हो, कहीं पे भी दहशत, उसको पाकिस्तानी वो है, अगर वो आइन को मानता है, कानून को मानता है, तो उसको भी तो हम तस्लीम करते हैं ना, उनको भी तो हम दायरा में शामिल करते हैं। इन्होंने जो जुर्म किया है उसको मानना होगा, उसको तस्लीम करना होगा। जो कुछ आज वो फरमा रहे हैं उससे उसको उस बयाने से उसको पीछे हटना होगा। नहीं, देन दिस इज द गेम ऑफ नैरेटिव्स ना सर। अगर ऐसी बात आप बानी पीटीआई से मनवाना चाहते हैं तो फिर तो सियासत दफन हो जाएगी बानी पीटीआई की और तहरीक इंसाफ की। देखें, ये जो है ये बयानिया नहीं है, ये मुल्क दुश्मनी है।
मुल्क दुश्मनी की किसी को ना आइन इजाजत देता है ना कानून इजाजत देता है, ना जेल मैनुअल में मुझे बताए मुजरिम सजा याफ्ता जिसको करप्शन के केसेस में सजा आई हुई हो, जो सजा भुगत रहा हो, जो न पार्टी का ओहदा हो, वो अपनी जमात को, वो किसी सूबे को चलाए, वो कहे कि ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं होगा, उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होगा जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, तो उससे कैसे बात हो सकती है? वो तो सरेंडर कर ही नहीं रहा है। वो आज तक पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो है मुनज़्ज़म चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो वो सब कुछ कर रहे हैं, तो उसको कैसे आप मुझे बताएं कि उस मुजरिम को ये इख्तियार दिया जाए कि आप आके बात करें, आपसे हम बात करें? उससे तो बात बिल्कुल नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं ना, वजीर आजम साहब ने भी कहा कि आइए स्पीकर चैम्बर हाजिर है, बात करें, तो फिर क्यों बात कर रहे हैं, मतलब किस एजेंडे पे? और फिर तारिक फजल चौधरी साहब ने तो ये भी कहा कि किसी भी मामले के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं। देखें, वो उनके लिए कहा गया है जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। ये मौजूद फोरम है, वहाँ पे बैरिस्टर गौहर साहब पार्टी के चेयरमैन है, अगर वो अपना चेयरमैन उन्होंने लगाया उसको इख्तियार भी तो दे देना किस चीज का। बानी पीटीआई तो किसी ओहदे पे नहीं है ना, तो वो काउंसलर बन सकता है, वो तो एक मुजरिम सजा याफ्ता मुजरिम है। लेकिन इवन देन राना सनाउल्लाह साहब ये फील कर रहे हैं कि 5 बड़े बैठ जाए, और 5 बड़ों में उन्होंने जाहिर है बानी पीटीआई का नाम भी लिया। नहीं, उसका मकसद ये कि डायलॉग करने हैं, को बानी पीटीआई से कोई नहीं मिलने जाएगा या नहीं उसको बुलाया जाएगा। उसका मकसद ये है कि इन जमातों का दरमियान डायलॉग है, डायलॉग से मामला हल होते हैं। मैं भी ये बतौर सियासी कारकुन ये समझता हूँ कि बानी पीटीआई सियासतदान बन जाए, वो मरने मारने जलाओ घेराओ और तकसीम की सियासत छोड़े, नफरत की सियासत छोड़े, इस किस्म की जो बयानियां वो बना के बैठे हुए हैं, जिस तरह वो बंदगली में चले गए, उससे पीछे हटे, अपने आप को आइसोलेशन से निकाले। हमारी भी ये ख्वाहिश है, सियासत करे, हमारे सियासी मुखालफत करे, हुकूमत की पॉलिसी से तनकीद करे, बिल्कुल उनको हक हासिल है ये। तो इसका मतलब तो ये कि हम स्टेलमेट ही देखेंगे हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात का, जैसे बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे हैं कि माहौल तो कोई भी नहीं है इस वक्त, ना हुकूमत में और ना ही अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात का माहौल तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। सर देखिए, हुकूमत खुले दिल से बात करने के लिए तैयार है। वजीर आजम ने इनको सुनहरी मौका दिया है। जो पार्लियामेंट के अंदर जमातें हैं, जो अपोजिशन है, हुकूमत अपोजिशन साथ चलते हैं। अपोजिशन अगर हुकूमत की पॉलिसी पे तनकीद करते हैं, हम दिल से कबूल करते हैं, मगर अपोजिशन वो अपोजिशन हो जो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए ऐसी अपोजिशन, वो अपोजिशन नहीं है, वो गिरोह है। गिरोह से कोई बात नहीं हो सकती, ब्लैकमेलिंग से कोई बात हम किसी की नहीं आ सकती। केलदास कोहिस्तानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वफाकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम नुमा केलदास कोहिस्तानी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डिफेंस मिनिस्टर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हुकूमत मुसलसल ये दावा तो कर रही है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। हुकूमती वज़रा के मुताबिक महंगाई में कमी आ रही है, शरह सूद में बतदरीज कमी की जा रही है और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। इसकी एक झलक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी देखने को मिल रही है, जहां बुध के रोज़ KSE 100 इंडेक्स में 1704 पॉइंट्स की बड़ी तेज़ी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इंडेक्स बढ़कर 1,87,766 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचा। बज़ाहिर ये आदाद शुमार इस तासुर को तक़वियत देते हैं कि मईशत दुरुस्त संफ में जा रही है। फिर इस तरह शरह सूद में मुसलसल कमी को भी हुकूमत एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करती है, जिसका मकसद कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना और सरमायाकारी को मुतहर्रिक करना है। लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए तो तस्वीर इतनी सादा और खुशनुमा नज़र नहीं आती। आम आदमी के लिए महंगाई अब भी एक बड़ा मसला है। बिजली और गैस के बिल नाकाबिल बर्दाश्त हैं, टैक्सेस का बोझ बढ़ रहा है और मईशत अब भी खुद कफील होने से खासी दूर दिखाई देती है। अब ऐसे ही पस मंज़र में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का हालिया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि मई 2025 के पाक भारत में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की शानदार कारकर्दगी के बाद दुनिया भर से पाकिस्तान को दिफाई साजो सामान के बड़े ऑर्डर्स मौसूल हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अगर ये ऑर्डर्स मुकम्मल हो गए तो मुमकिन है कि 6 माह बाद पाकिस्तान को IMF की माली इमदाद की ज़रूरत ही ना पड़े। ख्वाजा आसिफ का ये दावा बज़ाहिर बड़ा दिलकश नज़र आता है, लेकिन क्या ये दावा ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है? सवाल ये भी है कि क्या दिफाई साजो सामान के ऑर्डर्स वाकई इतनी बड़ी माशी तब्दीली ला सकते हैं कि पाकिस्तान IMF जैसे आलमी मालियाती इदारे से निजात हासिल कर ले? ये बात समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान IMF के पास क्यों जाता है। असल मसला सिर्फ कर्ज लेना नहीं, बल्कि पाकिस्तान को बार बार अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान का सामना रहता है। ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो जाते हैं,
बरामदात से कहीं ज़्यादा हो जाती है और हुकूमत को अपने बैरूनी वाजिबात पूरे करने के लिए फौरी माली सहारा दरकार होता है। IMF ऐसे वक्त में ना सिर्फ कर्ज फराहम करता है बल्कि आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक के एतमाद की एक ज़मानत भी बनता है। अब जहाँ तक दिफाई साजो सामान की बरामदात का ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने इस शोबे में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त की है। F-17 थंडर, सुपर मशाक तैयारे, ड्रोन टेक्नोलॉजी और दीगर दिफाई मसनूआत ने आलमी सतह पर अपनी जगह बनाई है। मुख्तलिफ ममालिक के साथ दिफाई ताउन और माहदे भी हो चुके हैं जिनमें सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक शामिल हैं, लेकिन बाज़ माहिरीन मईशत के नज़दीक यहाँ एक बुनियादी नुकता नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि दिफाई साजो सामान के ऑर्डर्स फौरी कैश फ्लो फराहम नहीं करते। ये अमूमन तवील मुद्दती माहदे होते हैं जिनमें अदायगियाँ मरहलावार होती हैं। बाज़ औक़ात इन माहदों की तकमील में कई साल भी लग जाते हैं और इस दौरान पैदावारी लागत, दरामदी पुरज़ाजात, टेक्नोलॉजी और तहकीक पर होने वाले अखराजात भी शामिल होते हैं, जिससे खालिस मुनाफा महदूद भी हो जाता है। इस सारे मामले पर बात करेंगे इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ये डिफेंस मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट आपने सुना कि हमें डिफेंस डोमेन में इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं दिफाई साजो सामान के लिए कि आने वाले 6 महीने में हो सकता है कि हम IMF प्रोग्राम से बाहर आ जाए और हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया भी अदा करें और फिर अपने मामलात को खुद चला सकें। तो कितना डूएबल, कितना प्रैक्टिकल आइडिया लगता है आपको डिफेंस मिनिस्टर साहब का? देखिए, मिनिस्टर साहब ने दो चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। एक वो डिफेंस इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ IMF की बात कर रहे हैं। इन दोनों को अगर आप अलग अलग कर लें, इसमें कोई शक नहीं, जैसे आपने भी कहा कि लीबिया के साथ कोई $4.5 अरब का मुआहदा हुआ है, अजरबैजान के साथ कोई $4.5 अरब का मुआहदा है, सूडान के साथ कोई $1.5 अरब का मुआहदा है, बांग्लादेश के साथ बातचीत चल रही है, जिम्बाब्वे है, इराक है, म्यांमार, नाइजीरिया, कोई दर्जन भर ममालिक हैं जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, कोई आधा दर्जन ममालिक हैं जो ऑलरेडी हमसे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जो है वो कर चुके हैं। कहा यह जाता है कि तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर की जो एग्रीमेंट है वो हो चुके हैं, MOUs हो चुके हैं, कुछ कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं इसके अंदर। ये बात तो पक्की है कि पिछले 8 महीनों में जब से हमने जंग जीती है, वो मई और अब हम बैठे हैं जनवरी में, तो अब के साथ 8 महीने का जो सफर है उसके दौरान पहले तो आप सोचिए कि हम मुल्कों के पास जाया करते थे, उनसे डॉलर मांगा करते थे। अब बहुत सारे वो मालिक हमारे दरवाजे पे खुद से आ जाते हैं और फिर ये हथियार बेचने वाला मामला, मैंने तो जिंदगी में कभी पाकिस्तान को $100 मिलियन, $200 मिलियन से ज्यादा के हथियार के कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखे। ये पहली दफा है कि अरबों डॉलर की बात हो रही, तो ये तो पक्की बात है, ये अच्छी खबर है। दूसरी तरफ ये कह देना कि इसकी वजह से या इसके नतीजे में हम IMF के प्रोग्राम में हिस्सा नहीं रहेंगे या उसको छोड़ देंगे। देखिए, हमें सिर्फ डॉलर्स फराहम नहीं करता IMF, वो एक पैगाम जाता है, आलमी मंडियों में पैगाम जाता है, आलमी सरमायाकारों में पैगाम जाता है कि ये मुल्क जो है ये IMF के प्रोग्राम का हिस्सा है। उसके नतीजे में वर्ल्ड बैंक हो जाए, उसके नतीजे में एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाए, उसके नतीजे में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो जाए, उसके नतीजे में बताया जाता है कि इस्लाहाती प्रोग्राम का हिस्सा है पाकिस्तान, तो एक एतमाद का वो पैगाम जाता है। तो ये सिर्फ IMF हमारा डॉलर वाला मामला नहीं है, कैश वाला मामला नहीं है, ये आलमी मंडियों को एक पैगाम जाता है जो एतमाद का जाता है, जो इस्लाहात का जाता है। तो मेरे नज़दीक ये जो डिफेंस इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट का मामला है, इसके नतीजे में एज अ कंसिक्वेंस ऑफ हम IMF से ये नहीं कह सकते कि हम IMF से जो है वो छुटकारा हासिल कर लेंगे। अच्छा, इसको टेक्निकल जुबान में अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो हम लोग कहते हैं कि जो हमारी कामयाबियां हैं वो माइक्रो लेवल पे आ रही हैं। ये जो डिफेंस इक्विपमेंट की बेचने की कामयाबियां हैं ये माइक्रो सेक्टर कहलाता है, और हमारी प्रॉब्लम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हैं। तो आप ये तफरीक करना बड़ा जरूरी है। माइक्रो में सक्सेस जो है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक ठीक होगी। ठीक है, यानी एक और IMF प्रोग्राम तो नागुज़ीर होगा। IMF प्रोग्राम से निकलना अभी इस वक्त प्रैक्टिकली आप कहते हैं कि पॉसिबल नहीं लगता है? देखिए, तकरीबन 25 से 30 बिलियन डॉलर के जो कर्जे हैं वो सालाना की बुनियाद पे हमें रोटेट करने हैं, हमें रोल ओवर पे ले जाने होते हैं, और उसके लिए ये एतमाद और IMF के पैकेज का सहारा, ये मैं समझता हूँ कि इसके बगैर शायद हम वो रोल ओवर ना कर पाए। अच्छी खबर इसमें ये लगती है कि हम पिछले कोई 78 सालों से आप सोचिए कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के ऊपर और रेमिटेंस की जान के ऊपर हम मुल्क चला रहे हैं। या अपना जो फॉरेन एक्सचेंज है, या अपना बैरूनी सेक्टर है,
उसको चला रहे हैं। कोई 2/3 हमारी टोटल एक्सपोर्ट जो है वो कॉटन की है, कॉटन रिलेटेड है, वो कपड़ा है, वो बेडशीट है, और फिर रेमिटेंसेस जो है माशाल्लाह $40 बिलियन की अब शायद आ रही है इस साल की। अब ये डाइवर्सिफिकेशन है कि हमें एक तीसरा रास्ता भी नजर आने लगा है जिसमें डिफेंस इक्विपमेंट है। और अभी इसमें एक चीज और है जो डिफेंस सर्विसेज है वो हमने शायद इसमें शामिल नहीं की। जैसे हमारा मुआहिदा सऊदी अरेबिया के साथ हुआ है, बाकी गल्फ कंट्री जो है बेशुमार वो भी तैयार बैठे हैं। जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे वो भी फ्यू बिलियन डॉलर्स अ ईयर से कम नहीं होंगी। तो अब डिफेंस इक्विपमेंट बेचना, डिफेंस सर्विसेज बेचना, ये एक आप सोचिए तीसरा या चौथा नया एरिया सामने आ रहा है जिससे पाकिस्तान फायदा उठा सके। डॉक्टर साहब, प्राइमरीली अभी भी हमारा जो इन्हिसार है वो सर्विसेज सेक्टर के ऊपर ही है, अब क्योंकि गुड्स सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है पर्टिकुलरली, मतलब क्या बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद रिस्टोर हो सका? अब शरह सूद कम हुई है, फिर स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स बड़े ही हौसला अफजा नजर आते हैं, तो क्या गुड्स सेक्टर भी परफॉर्म करता हुआ नजर आता है आपको, या बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल होता हुआ, इंडस्ट्री का पहिया चलता हुआ भी देखते हैं आप? अच्छा, यहाँ पे भी देखिए दो चीजें हैं। एक टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है वो कुछ पिछले साल के मुकाबले में नीचे आई है। जो हमारी रेमिटेंसेस है वो पिछले साल के मुकाबले में बढ़ गई। तो हमारा जो करंट अकाउंट जिसको हम कहते हैं कि जो आखिरी हिसाब होता है वो तकरीबन बैलेंस आउट हो रहा है, पहले सालों से बेहतर है। लेकिन जो दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो मैं समझता हूँ कि जो एनर्जी कॉस्ट है, बिजली की कीमत है, गैस की कीमत है, और तीसरा है टैक्सेस का बोझ, वो बहुत ज्यादा है हमसाया ममालिक के मुकाबले में। अब अगर हमारी बिजली 22 सेंट पे आ रही है और वो चीन में 5-6 सेंट 7 सेंट पे चल रही है, बांग्लादेश में हमसे आधी मिल रही है, तो फिर हमारा जो इंडस्ट्रियल का सेक्टर है वो एक्सपोर्ट कंपेरेटिव नहीं रहता। तो जब तक तो वो दो चैलेंजेस दूर नहीं होते, एक एनर्जी वाला और दूसरा टैक्सेस का जो बोझ है, उस वक्त तक हम एक्सपोर्ट कंपेरेटिव नहीं हो सकते। लेकिन अगेन वो अच्छी खबर यही है कि डाइवर्सिफिकेशन है, हम कॉटन रिलेटेड से प्रोडक्ट से बाहर निकल रहे हैं और हमें डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस सर्विसेज सामने आ रही है। ठीक, तो डॉक्टर साहब आने वाले दिनों में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है या आम आदमी के हालात ज़िंदगी है वो बेहतर होते हुए नजर आते हैं आप? देखिए, आज से 2.5-3 साल पहले आपको याद होगा कि जो महंगाई की शरह है वो 30, 31, 32% पे चल जाए, और आप यकीन कीजिए कि आप और मैं और बाकी सारे पाकिस्तानी एक वो आग के दरिया से निकल के यहाँ पे पहुंचे हैं, और अब ये है कि महंगाई की शरह जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई खत्म हो गई है, महंगाई अभी भी हो रही है, वो सिंगल डिजिट पे आ गई है, जिसका मतलब ये है कि महंगाई का घोड़ा शायद जो 30-31 किलोमीटर की रफ्तार से आज से 2.5-3 साल पहले भाग रहा था, आज वो दौड़ है तकरीबन 6 किलोमीटर की रफ्तार। अभी भी महंगाई आ रही है। तो हमारा जो असल मसला है जो मैं समझता हूँ वो है कुव्वत खरीद का। अब जैसे शायद आपने भी उस तरफ इशारा किया कि बिजली का बिल देने के बाद, गैस का बिल देने के बाद, बच्चों की फीस देने के बाद, अब पाकिस्तानी जो खानदान है एवरेज उसके पास जेब में कोई पैसा टका नहीं बचता। हुकूमत चाहे हमें ये कहती है कि जी बिजली जो महंगाई की शरह है वो 6% पे आ गई है, अब अगर आपकी और मेरी जेब में कुव्वत खरीद ही नहीं है, पैसा टका नहीं बचा, तो फिर हम क्या खरीदेंगे? तो इस वक्त मसला है कुव्वत खरीद का, महंगाई का मसला मैं समझता हूँ कि पीछे रह गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। हमारे इक़्तिसादी बोर्ड सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बांग्लादेश का भारत में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से इनकार अब महज एक इनफरादी फैसला नहीं, ये मामला सफारती कशीदगी, सिक्योरिटी खदशात और आलमी क्रिकेट में ताकत की सियासत की वाज़ेह अलामत बनता जा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दो टोक अंदाज में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मौजूदा हालात में भारत एक महफूज मुल्क नहीं, और जैसे ही बांग्लादेश ने अपना ये मौक़िफ़ सामने रखा, भारतीय मीडिया ने रिवायती अंदाज में हक़ाइक़ को मसख़ करने और झूठ फैलाने का सिलसिला शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया की जानिब से यह दावा किया गया कि आईसीसी ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, ताहम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जारी करदा प्रेस रिलीज ने इन खबरों को झूठ का पलंदा करार देते हुए मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक आईसीसी ने किसी दरख्वास्त को रद्द नहीं किया, बल्कि सिर्फ सिक्योरिटी खदशात के हवाले से वजाहत तलब की है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारतीय मीडिया एक बार फिर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम के जरिए बांग्लादेश के जायज़ मौक़िफ़ को कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहा है। असल तनाज़े की बुनियाद
हालिया दिनों में सामने आने वाला वो वाकया है जिसमें आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को लीग से बाहर कर दिया। बज़ाहिर इस फैसले की वजह फिटनेस या टीम कॉम्बिनेशन बताई गई, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि मुस्तफिजुर रहमान को भारतीय हिंदू इंतहा पसंद हलकों की जानिब से संगीन धमकियों का सामना था और इस वाक़े ने बांग्लादेश में शदीद तशवीश और गम और गुस्से को जन्म दिया। और ये बुनियादी सवाल उठाया गया कि अगर एक बैनुल-अक़वामी सतह का खिलाड़ी भारत में महफूज नहीं है तो फिर पूरी कौमी टीम की सिक्योरिटी की जमानत कौन देगा। यही वो हसास नुकता है जिसके पेश नज़र बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हंगामी इजलास तलब किया और टीम को भारत ना भेजने का फैसला किया, जो महज जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक संजीदा और जिम्मेदाराना सिक्योरिटी फैसला करार दिया जा रहा है। अब यही वो नुकता है जहाँ से मामला महज क्रिकेट से निकलकर दोहरे मयार की बहस में तब्दील हो जाता है। भारत माजी में बार बार पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर खेलने से इनकार करता रहा है, यहाँ तक कि आईसीसी इवेंट्स में भी भारतीय दबाव के बायस पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किए गए। इस वक्त तालमी बरादरी और खुद आईसीसी की जानिब से भारतीय मौक़िफ़ को बगैर किसी रोक टोक के तस्लीम किया गया, लेकिन अब जब बांग्लादेश भारत में सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर रहा है तो यही भारत और उसका मीडिया इसे सियासत, ज़िद और ड्रामा करार दे रहे हैं। ये रवैया दरअसल भारत के उस दोहरे महताब करता है जिस पर पहले भी सवालात उठते रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे उस ब्रेक के बाद हमारे साथ। रजब भट्ट और नदीम मुबारक की कराची सिटी कोर्ट में पेशी के दौरान कराची बार के वकला और मारूफ वकील मियां अली अशफाक के दरमियान पैदा होने वाला हालिया तनाज़ा अब एक अहम मोड़ में दाखिल हो चुका है। बज़ाहिर ये मामला एक फौजदारी मुकदमे से शुरू हुआ, लेकिन वक्त के साथ साथ ये वकला तंजीमों के वकार, बार काउंसिल से इख्तियारात और वकालत के पेशे में नज़्म व ज़ब्त जैसे बड़े सवालात को भी जन्म देने लगा। लेकिन अब यह मामला मुमकिन तौर पर मुसालिहत की जानिब बढ़ रहा है। ज़राए के मुताबिक मियां अली अशफाक कराची की सिटी कोर्ट में पेश होकर अपने ज़ेर इल्तवा मुकदमात से दस्तबरदारी का ऐलान करेंगे। अब इस मुमकिन इक़दाम को इस तनाज़े के हल की जानिब एक मस्बत कदम समझा जा रहा है। अगर वाकई ऐसा होता है तो ये न सिर्फ कराची बार और मियां अली अशफाक के दरमियान कशीदगी कम करेगा बल्कि वकला बरादरी में फैलने वाली बेचैनी को भी किसी हद तक कम करने में मदद दे सकता है। ये तनाज़ा इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया था जब सिटी कोर्ट थाने में वकला के खिलाफ रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज हुआ। इस मुकदमे ने कराची बार और मियां अली अशफाक को आमने सामने ला खड़ा किया, जिसके नतीजे में मामला बार काउंसिल्स तक जा पहुंचा और फिर कराची बार की दरख्वास्त पर पंजाब बार काउंसिल की जानिब से मियां अली अशफाक का वकालत का लाइसेंस मुअत्तल किया गया, जिसे बाज़ हल्कों ने सख्त मगर ज़रूरी कार्रवाई करार दिया, जबकि कुछ कानूनी माहिरीन ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बनाने वाला फैसला करार दिया। और इस इक़दाम से यह तासुर भी पैदा हुआ कि बार काउंसिल्स अब ऐसे मामलात में ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के मूड में है ताकि वकला के पेशे का वकार मजरू ना हो। ताहम अब जो पेशरफ सामने आ रही है उससे लगता है कि दोनों फरीक़ैन तसादुम की बजाय मुफाहमत की राह इख्तियार करना चाहते हैं। दूसरी जानिब कराची बार की जानिब से अपनी दरख्वास्त वापस लेने का इंदिया इस बात का सबूत है कि बार क़यादत भी इस मामले को तूल देने की बजाय पुरअमन हल चाहती है। ये रवैया मजमूई तौर पर एक बालिग नज़र कानूनी कल्चर की अक्कासी करता है। बहरहाल इस तनाज़े से एक अहम सबक भी सामने आता है कि वकला जो खुद कानून के मुहाफ़िज़ और इंसाफ के लंबरदार समझे जाते हैं, अगर बाहमी इख्तलाफात में हद से तजावुज़ कर जाए तो इसका मनफी असर पूरे अदालती निज़ाम पर पड़ता है। तशद्दुद, हंगामा आराई और फौजदारी मुकदमात न सिर्फ वकला के वकार को मजरूह करते हैं बल्कि आम शहरी के एतमाद को भी ठेस पहुँचाते हैं। यही वजह है कि कराची बार की जानिब से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मियां अली अशफाक की जानिब से मुकदमात से दस्तबरदारी के बाद मामला खुश उसलूबी से हल हो जाएगा, जो कि एक मस्बत अलामत है। प्रोग्राम के वक्त अपने आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।